हैं कि 40 साल बाद देश में ऐसे हालात बने हुए हैं? देखिए, देश में जो हालात बने हुए हैं ये कोई नए नहीं हैं। ये हालातों की बुनियाद तो बहुत पहले से ही रख दी गई थी। और जो देश के हालात चल रहे हैं कि कोरोना की आड़ में चल रहे हों, ये सारी स्थितियाँ इस मोदी सरकार के राज में इसलिए चल रही हैं क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दों पर, छात्रों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर ये सरकार हर तरीके से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है। और जैसे ही घिरा हुआ महसूस किया सरकार ने, तो ये तमाम तरीके की चीज़ें उसने जो है पिटारे से निकाल करके बाहर की। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो 70 सालों में काम नहीं हुआ वो इस समय हो गए। हाँ, 70 सालों में जो काम नहीं हुए वो इस बार हो गए हैं। जैसा आपने बताया, जीडीपी का माइनस जाना, देश के अंदर कोरोना के रूप में पूरे विश्व में ये देश नंबर 1 पर आने वाला है। ये मोदी जी की देन है। पूरे देश के अंदर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और दलितों को और मुस्लिमों को पकड़ पकड़ करके पीटा जा रहा है। ये इस सरकार की बहुत बड़ी देन है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये देन है इस सरकार की। और बेरोजगारी और छात्रों का जो भविष्य है बिल्कुल अंधकार में चला गया है। नौकरियां करोड़ों की संख्या में हाथ से निकल गई हैं, बच्चे बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी देन है और इसको ये उपलब्धि बता करके अपना जो प्रचंड लहराने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरअसल पूरा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम है। और अब धीरे धीरे जनता सचेत होती जा रही है। और जब जैसे जैसे जनता सचेत हो रही है और जो लोग भी भारतीय संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग इस देश के अंदर बाबा साहब के मिशन के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं को इनाम देने का काम कर रहे हैं। और इनाम के तौर पर अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले आप सभी पत्रकार महोदय बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंगना ने, जो एक्टर्स है कंगना रनौत ने, कुछ दिन पहले आरक्षण के खिलाफ एक बहुत ही ऐसा भद्दा अपना वक्तव्य दिया था जिससे भारतीय संविधान की मूल आत्माओं को हानि पहुंची है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि इस केंद्र की सरकार ने उनको 2 दिन पहले वाई श्रेणी की जो है सिक्योरिटी मुहैया करा दी है। लेकिन सर आप इतनी सारी खामियां बता रहे हैं सरकार में, लेकिन सर्वे तो बता रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। देखिए, लोकप्रियता नहीं बढ़ रही है, ये सिर्फ इनकी मशीनों का कमाल है। जो देश के अंदर इनका एक इन्होंने हासिल किया हुआ है टेक्नोलॉजी कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ी करो और इस देश पे और यहाँ पर राज करते रहो। इस बार अगर आपको याद होगा, भी कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा करी है कि 2025 के जो लोकसभा के आम चुनाव होंगे उसमें हमारी 404 सीटें आएंगी। पहले 330 डिक्लेयर की थी और इतनी ही आई। उत्तर प्रदेश के अंदर की जब चुनाव हुआ, जब भी आपने देखा होगा कि जितनी सीटों का इन्होंने वहाँ पर अपनी घोषणा की थी, उतनी ही सीटें उस समय पर भी ये लेकर के आए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये ईवीएम का घोटाला है और ईवीएम के घोटाले में उनकी लोकप्रियता नहीं बढ़ी है, लोकप्रियता तो घटी है, हर हाल में घटी है। बाकी क्योंकि सारी संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, मीडिया पर कब्जा किया हुआ है। ये तो शुक्र है इस देश का जो ये बची हुई है, थोड़ा बहुत कुछ मुद्दे अगर बचे हुए हैं तो हमारे बहुजन मीडिया के साथियों की वजह से बचे हुए हैं, सोशल मीडिया की वजह से बचे हुए हैं। नहीं तो स्ट्रीम मीडिया इस देश का जिस तरीके से बिक चुका है और जिस तरीके से 24 घंटे वो इस केंद्र की सरकार की चापलूसी में लगा हुआ है, वो अगर इसकी जो है लोकप्रियता को बढ़ा रहा है और बता रहा है, तो मैं नहीं समझता कि हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए और मोदी की लोकप्रियता को हमें बढ़ा हुआ मान लेना चाहिए। सर, लेकिन सर ये तो मानोगे ना, विदेश नीति तो मजबूत हुई है मोदी सरकार। नहीं, विदेश नीति क्या मजबूत हुई है? आप देख रहे हैं चीन में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वही हाल है कि पाकिस्तान के साथ जब इनको वोटों की ध्रुवीकरण का रास्ता अपनाना होता है और किसी प्रदेश की राजनीति का चुनाव आता है, तो ये एक पत्थर उठा करके पाकिस्तान की तरफ फेंक देते हैं और पूरे मीडिया को उस पत्थर के पीछे लगा देते हैं और सब लोगों का जो है ध्रुवीकरण हिंदुओं के नाम पर करके ये जो है वोट हासिल कर लेते हैं। जहाँ तक विदेश नीति के सवाल है मजबूत होने का, तो विदेश नीति की मजबूती का सवाल तो तब होता अगर इन्होंने विदेशों की टेक्नोलॉजी को अपनाया होता, विदेशों की
जो है बाकी विचारधाराओं का अपनाया होता। ये सिर्फ मीडिया का कमाल है। तो सर विदेशी नीतियों को तो अपना रही है, निजीकरण तो ला रही है देश में, जो अमेरिका मॉडल, आप लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं फिर निजीकरण। देखिए, निजीकरण तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपवाद है। निजीकरण विदेशों की नीतियों का अनुसरण नहीं है। निजीकरण इस देश के अंदर रिजर्वेशन को रोकने का एक बहुत बड़ा हथियार है। और रिजर्वेशन पाकर के पिछले आज़ादी के 70 सालों के अंदर जिन दलितों ने थोड़ा सा विकास किया है, जिन दलितों ने अपने छोटे से छोटे मकान बना लिए हैं, जिन दलितों के आगे आने वाली पीढ़ी थोड़ा सा बाहर निकल करके अपने आप को सुधार के रास्ते पर ले आई है, जिन बच्चों ने परीक्षाएं टॉप करनी शुरू कर दी हैं, उनसे बौखला करके इस मनवादी सरकारों ने ये मैं बात भाजपा की नहीं कर रहा हूँ, यही काम पहले कांग्रेस ने भी किया था। इस निजीकरण की जन्मदाता इस देश के अंदर अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। निजीकरण का सबसे पहला काम जो है, जो प्रधानमंत्री पीछे रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब वो वित्त मंत्री होते थे तो ये आधारशिला उन्हीं की रखी हुई थी। लेकिन सरकार तो सर कह रही है कि निजीकरण से अवसर बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। जी नहीं, ये सब कहने की बात है। अगर निजीकरण से अवसर बढ़ते, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन जिन विभागों का निजीकरण इस देश के अंदर हुआ है, चाहे कोई भी विभाग हो, वहां पर रिजर्वेशन खत्म हो गया है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब है रिजर्वेशन का खात्मा, और जब वहां पर रिजर्वेशन खत्म हो गया है तो वहां पर जो भर्तियां हो रही हैं, वहां पर जो मैन पावर ली जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पिक एंड चूज के आधार पर ली जा रही है। और पिक एंड चूज के आधार पर देश के बेरोजगारों की, नवयुवकों की जो बेरोजगारी है, उसका इतना ज़्यादा लाभ लिया जा रहा है कि 15,000 और 14,000 के ऊपर आउटसोर्स के लड़कों से, जिन्होंने बीए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, बीटेक किया हुआ है, उनसे काम लिया जा रहा है। तो ये एक शोषण हो रहा है, युवाओं का शोषण हो रहा है। और विशेष रूप से इस सबके पीछे जो मानसिकता है वो ये है कि निजीकरण के रास्ते पर चल करके सरकार धीरे धीरे इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर रही है। निजीकरण हो जाएगा, संस्थान का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो वहां पर रिक्तियां खत्म हो जाएंगी, रिजर्वेशन मिलना बंद हो जाएगा। इस समाज ने जो थोड़ी बहुत तरक्की भारतीय संविधान में दिए हुए आरक्षण के प्रावधान के आधार पर की है, वो आरक्षण खत्म होते सार ये समाज फिर उन्हीं जगह पर पहुंच जाएगा जहां से 70 साल पहले इस समाज का सफर शुरू हुआ था। इसलिए कभी भारतीय संविधान को बदलना, कभी आरक्षण का मिटाना, कभी भारतीय संविधान में की पर्चियों को जलाना, ये सब कार्य इसलिए हो रहा है कि आने वाले समय में ये हर तरीके से इस देश के दलितों को नेस्तनाबूद कर सकें। तो क्या सर आपको लग रहा है देश में बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ी है, और इसे बेरोजगारी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि जहां पर एक चपरासी की पोस्ट के लिए सरकारी पद पर कहीं रिक्तियां निकलती हैं, वहां जहां क्वालिफिकेशन ही 8वीं पास या 10वीं पास मांगी जाती है, वहां एमए बीए किए हुए, डॉक्टरेट किए हुए बच्चे भी लाखों की संख्या में अपना आवेदन पत्र देते हैं। तो उनका इतनी बड़ी संख्या में आवेदन करना इस बात का सीधा सा प्रमाण है कि जहां पर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, उस वैकेंसी की मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 10वीं पास है और चपरासी की पोस्ट है, और उस पोस्ट के ऊपर अगर डॉक्टरेट किए हुए लोग अगर आवेदन कर रहे हैं, पीएचडी किए हुए छात्र आवेदन कर रहे हैं, डिग्री और डिप्लोमा किए हुए छात्र अगर आवेदन कर रहे हैं, तो उनका आवेदन करना इस बात का प्रमाण है कि छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी वो युवा जो डॉक्टरेट किए हुए हैं, जो डिग्री किए हुए हैं, जो पीएचडी किए हुए हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, जो एमएससी किए हुए हैं, वो भटक रहे हैं और लाचार घूम रहे हैं। लेकिन सर वित्त मंत्री कह रही है कि एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो सब भगवान की देन है जिस वजह से हालात बने हुए हैं। देखिए, अगर इनकी बातों पर विश्वास करेंगे, अगर ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए और केंद्र की सरकार में बैठे हुए मंत्रियों पर विश्वास करें, तब तो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना यहाँ पर साइंस को बढ़ावा देने की जरूरत है, न संविधान को बढ़ावा देने की जरूरत है। नहीं संविधान को मानते हैं, नहीं साइंस को मानते हैं। ये तो जो है गौमूत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये घंटा बजाने पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और अगर इनके अनुसार जो भी कुछ हो रहा है, अगर ये कुदरती देन ही है, तो फिर सरकार को चुनने का और लोकतंत्र का क्या फायदा है इस देश के अंदर। तो इनके आधार पर और इनके वक्तव्य के आधार पर कुछ भी कह लेना, कुछ भी मांग लेना, कुछ भी सह
हमारे बीच में डीसी कपिल साहब जो अभी देवली से चुनाव लड़े थे, पूर्व प्रत्याशी हैं। सर, अभी आपने एक हाई कोर्ट के अंदर एक हल्फनामा दाखिल किया है, उस हल्फनामा क्यों दाखिल किया, क्या कारण है उसका? पीपल साहब, वो हल्फनामा नहीं है, वो एक इलेक्शन की पिटीशन है जी। और इलेक्शन की पिटीशन और रिट पिटीशन में बहुत फर्क होता है। इलेक्शन पिटीशन किसी भी इलेक्शन को समाप्त होने के 1 महीने के अंदर फाइल की जाती है और 11 फरवरी 2020 को जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो उसके तुरंत बाद हमने 1 महीने के अंदर ये पिटीशन फाइल की थी जी। और इस पिटीशन का मेन मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी ने देवली विधानसभा से प्रकाश जारवाल नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया था जो दिल्ली में आरक्षित श्रेणी में उसकी जाति नहीं आती है। ये हमने मुद्दा आरओ के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके सामने भी रखा था, उसने हमारी बात को नहीं सुना। फिर चुनाव आयोग के सामने भी रखा, उसने भी हमारी बात को नहीं सुना। फिर यही मुद्दा हमने राष्ट्रीय चुनाव आयोग में भी रखा, उन्होंने भी हमारी बात को नहीं सुना और आखिर में हमें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। और 31 अगस्त को माननीय हाई कोर्ट ने देश के चुनाव आयोग को और उस देवली विधानसभा से निर्वाचित विधायक प्रकाश जारवाल को नोटिस जारी करके ये संज्ञान लिया है कि जिस ग्राउंड पर हमने ये केस फाइल किया है वो ग्राउंड बिल्कुल टेक्निकली और लीगली बिल्कुल फिट पाई गई, क्योंकि बैरवा जाति दिल्ली के अंदर अनुसूचित जाति के अंदर नहीं आती है। बैरवा जाति दिल्ली के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती है और 8 नंबर सीरियल नंबर 8 पर वो उसकी नोटिफिकेशन हो रखी है। तो आम आदमी पार्टी ने ये बहुत बड़ी भूल की है और ये भूल जानबूझ के की गई है। अरविंद केजरीवाल जी को इस चुनाव के टिकट वितरण से पहले वीडियो डाल करके हमने आगाह किया था कि वो प्रकाश जारवाल को देवली विधानसभा से रिजर्व सीट से टिकट ना दे, नहीं तो हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने हमारी बात को नहीं सुना, उन्होंने मनमाने तरीके से उसको टिकट देने का काम किया और अब ये मामला हाई कोर्ट के अंदर चला गया है और हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। इस विधानसभा पर बहुत जल्दी दोबारा चुनाव होंगे और विधायकी की जो विधायकी है वो वहाँ से जो है बर्खास्त की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा। कपिल साहब, ये तो पहले भी विधायक थे, जासवार जो है पहले भी विधायक थे। अभी क्यों आपके संज्ञान में ऐसा आया? पहले भी तो आपने यस, ये सच्चाई है कि ये 3 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं और ये जो टेक्निकल मुद्दा था ये वास्तव में पहले किसी की नॉलेज में नहीं आया और हमारी भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमने उसकी स्टडी करी और हमें जानकारी मिली तो हमने इसके ऊपर संज्ञान लिया। ये सच्चाई है कि ये काम पहले भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि विधायक ये पहले भी रहा है। लेकिन बात ये है कि चुनाव आयोग से अपनी सच्चाई को छिपा करके जो 3 बार ये एमएलए रहा है, अब सवाल ये है कि माननीय हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या सजा करता है कि भाई उसने जो 3 बार चुनाव लड़ा, तीनों बार चुनाव लड़ करके उसने एफिडेविट दिया और वो फर्जी थे। ये सब कुछ जो है उसका सर्टिफिकेट फर्जी है, वो शेड्यूल कास्ट दिल्ली का शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो उसने जो ये किया है और जो अपनी जाति को छिपा करके उसने सब किया है, तो इसके ऊपर जो है कार्रवाई होना निश्चित। क्या सर, आपने जो दिल्ली के गजट के अंदर जो जातियां आती हैं उनको आपने सही तरीके से स्टडी किया है और जो पूरे भारतवर्ष की जो ऐसी जाति हैं उसका भी स्टडी किया होगा? पूरे देश के अंदर लगभग 1250 उपजातियां ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट के दायरे में आती हैं सभी प्रदेशों में जी। और उन प्रदेशों में हर प्रदेश की अलग अलग लिस्ट बनी हुई है कि किस उपजाति को किस प्रदेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ये पावर आर्टिकल 341 के तहत देश के सिर्फ राष्ट्रपति को इस बात की पावर है कि वो जातियों की नोटिफिकेशन करता है स्टेट वाइज कि ये पर्टिकुलर जातियां इस प्रदेश में आरक्षण का लाभ लेंगी। जो दिल्ली की नोटिफिकेशन है उसमें टोटल 36 उपजातियां हैं, 36 उपजातियां अलाव हैं कि वो आरक्षण का लाभ दिल्ली के अंदर लेंगी। लेकिन जो 36 जातियों की नोटिफिकेशन की लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर बैरवा जाति नहीं। सर, क्या इसके अंदर जैसे आपने जसवार पे आरोप लगाए हैं, इसके जो दोषी तो चुनाव आयोग सबसे बड़ा है, क्योंकि सर्टिफिकेट की जब इंक्वायरियां होती हैं, क्या चुनाव आयोग ने ये लोगों को अंधेर में रखा या जानबूझ के ये गलती की गई? चुनाव आयोग की मिस्टेक है। चुनाव आयोग में हमने पिटीशन लगाई थी, चुनाव आयोग को हमने उस समय बताया था
और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी मिस्टेक है, उसको लिखित में कंप्लेंट हमने दी थी, लेकिन इन सब लोगों ने अनदेखा किया। इन्होंने जो है उसको बहुत हल्के में लिया और उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की। अगर चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर ने इस मुद्दे पर नामांकन के समय ही कार्रवाई की होती तो नामांकन के समय ही ये उस समय पे निरस्त हो जाना चाहिए था। एक क्या सवाल लगता है ये सर, आता आप है क्या कि आपने लगभग तमाम सब संस्थाओं को आगे आग्रह किया, उसके बावजूद भी आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। अब आपने जब हाई कोर्ट में इसको पिटीशन डाली है तो क्या लगता है कि वहाँ से आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, अगर वहाँ से न्याय ना मिलता तो वहाँ पर ये मुकदमा एक्सेप्ट ना होता। और जो चीज़ रिकॉर्ड मिलेगी, जो मैंने चीज़ अभी बताई है, बैरवा जाति दिल्ली के अंदर ओबीसी की लिस्ट पे नोटिफिकेशन है 8 नंबर पे। तो कोई भी जाति कहीं पर भी भाई या तो ओबीसी में रहेगी या एसटी में रहेगी या एससी में रहेगी, कोई एक जाति 2 उपवर्गों में तो नहीं रह सकती। जब ओबीसी की लिस्ट हमने हाईकोर्ट को दे दी कि बैरवा जाति इसमें है, तो फिर उस जाति का आदमी दिल्ली में रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता। तो हाईकोर्ट भी मजबूर है, हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा, हर हालत में लेना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको इसका डिसीजन कब तक मिल जाएगा? इसका डिसीजन 6 महीने के अंदर आ जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर देवली विधानसभा पे दोबारा चुनाव होगा और ये आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और आप सब लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये काम जो हुआ है ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के रिजर्वेशन को खत्म करने की नीयत की वजह से हुआ है और मैं उसके खिलाफ बहुत जल्दी एफआईआर कराने के लिए जा रहा हूं। सर, माना जाता है कि जी आप एक व्यक्तिगत जो तौर पर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे एक द्वेष भावना है, इसलिए आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है। जी नहीं, द्वेष भावना नहीं है, तो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ। और हाई कोर्ट में अगर कोई केस एक्सेप्ट हुआ है तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड हुआ है, वो मेरे कहने से आपके कहने से नहीं हो जाएगा। दूसरी बात यह है, मेरी और उनका तो कोई समानता नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की मेरी क्या समानता है कि मेरी उनसे प्रतिद्वंदता होगी। लेकिन रिजर्वेशन के मुद्दे और दलित आंदोलनों को लेकर के जहाँ जहाँ भी ये सरकार गलती करेगी तो इस सरकार का गला हम जबरदस्त तरीके से पकड़ते रहेंगे, पहले भी पकड़ा है और उसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर होगी और एफआईआर SC/ST एक्ट के तहत होगी।